हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे क्या कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, और वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट ये अंतिम दौर चल रहा है इस चैप्टर का। तो जो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की सारी कहानी मैंने आपको कल समझा दी थी बच्चों, उसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा आज वाले लेक्चर में, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। मींस आज वाले लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, पहले तो कुछ बेसिक बहुत आसान से क्वेश्चन करने वाले हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव पे, ठीक है। उसके बाद अपन करेंगे, जैसा कि आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। मैं पोटेंशियल एनर्जी पहले पढ़ा चुका हूं आपको, और मैंने बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स बाद में पढ़ेंगे अपन, बस अभी आप याद रख लो कि कंजर्वेटिव फोर्स की नाम की कोई चीज होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। और अब आज लास्ट लेक्चर में अपन ने कंजर्वेटिव फोर्स भी पढ़ लिया, तो आज वाले लेक्चर में अपन एक चीज और पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, ये भी आज वाले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर की शुरुआत करते हैं बच्चे अपन क्वेश्चन से, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स वाले क्वेश्चन लिखता हूं जरा, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं जरा, देखो क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, आप लोग ध्यान से देखना है बच्चे। ये एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट को नाम दे दिया स्मॉल है, और ये पॉइंट को नाम दे दिया स्मॉल बी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये एक पाथ से आके जा रहा हूँ, इस पाथ से आगे बढ़ रहा हूँ, और इस पाथ से आगे बढ़ने पे मुझे वर्क डन मिला कितना, 60 जूल, ठीक है, एक पाथ से आने पे। और दूसरा वाला पाथ यहां से अलग कलर से बनाता हूं। दूसरा वाला पाथ ये है कि यहां से घूम के मैं यहां से घूम के इधर से घूम के इधर आ गया। ये वाले पाथ में भी मैं ए से बी जा रहा हूं, और ये वाले पाथ में मुझे वर्क डन मिला कितना, -60 जूल, ठीक है। एक और पाथ है बच्चे, थर्ड वाला पाथ। थर्ड वाले पाथ में क्या, देखो यहां बी से लगा के मैं ए तक गया, ये बी से लगा के ए तक गया, और ये पाथ में जो वर्क डन आ रहा है फोर्स का, वो आ रहा है 60 जूल, ठीक है। तीन अलग अलग पाथ बता दिए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये फिक्स है। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है देखो, क्वेश्चन लिख देता हूं बच्चे। फिगर शोज द थ्री पाथ कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी, ये तो छोड़ो। A single force F does the indicated work on a particle, ठीक है, moving along each path in the indicated direction, ठीक है, on the basis of this information, on the basis of this information, is force F कंजर्वेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है देखो आप लोगों को, क्वेश्चन में वापस से रिपीट कर देता हूं बच्चों। क्वेश्चन मैंने लिख भी दिया है, ए से बी तक जा रहा हूं, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है। पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट बी ये रहा। ऐसे ये वाले पाथ से आता हूं तो 60 जूल का वर्क डन हो रहा है, और ये रेड वाले पाथ से आता हूं तो -60 जूल हो रहा है, और बी टू ए जाता हूं ना तो 60 जूल वर्क डन हो रहा है, ठीक है। ए सिंगल फोर्स एफ डज द इंडिकेटेड वर्क ऑन पार्टिकल, ठीक है ना। ये जो भी वर्क इंडिकेट किया है ना, ये वर्क डन हो रहा है। मूविंग अलोंग इन ईच पाथ, थ्री पाथ दिए गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ये वाली इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बताना है कि ये जो भी फोर्स रहा होगा, ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं जरा। तो पहले तो मैं बोलूंगा बच्चे, आप लोग ट्राई करो, जरा वीडियो पॉज करो 2 मिनट में, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ट्राई करो, ठीक है। तो चलो सोल्व करते हैं अपन। क्या है देखो, हो सकता है आप लोगों ने ट्राई किया और आपका आंसर आ गया हो, तो देखो सोल्व करता हूं जरा क्या है। तो देखो एक चीज यहां से मैं देख पा रहा हूं, क्या आपको मैंने कल बताया था कंजर्वेटिव, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो हर एक पाथ में वर्क डन सेम होगा क्या। बट आप ये देख पा रहे होंगे ब्लू पाथ का वर्क डन अलग है और ये वर्क डन अलग है, दैट मींस जो क्या होगा, ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा। तो आंसर हो जाएगा अपना क्या,
फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, ये समझ आता है नॉन कंजर्वेटिव क्यों हो गया। उसके सपोर्ट में मैं दो लॉजिक देता हूं आपको। पहला तो क्या है, डिफरेंट पाथ में वर्क डन डिफरेंट आ रहा है क्या। फर्स्ट लॉजिक तो क्या है, डिफरेंट वर्क डन, डिफरेंट वर्क डन बाय फोर्स इन टू डिफरेंट पाथ। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दो अलग अलग पाथ लिए मैंने, तो दो अलग अलग वर्क डन आ रहा है। अगला, अगर आप राउंड ट्रिप घूमोगे ना, देखो यहां से ब्लू वाला घुमा 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 यहां तक आ गया 60 और यहां तक आ गया वापस 60, तो राउंड ट्रिप में जो वर्क डन है वो नॉन जीरो आ रहा है। राउंड ट्रिप में जो वर्क डन है ना, राउंड ट्रिप वर्क डन कितना आ रहा है बच्चे, अगर राउंड ट्रिप वर्क डन नॉन जीरो है इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव है। अगर ये वर्क डन जीरो होता तो फिर कंजर्वेटिव हो सकता था। क्लियर है, तो यहां तक की कहानी है, तो ये लिख लीजिए जरा। चलो अब एक और क्वेश्चन लिखता हूं आगे। यहां पे क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूं जरा। पहले तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग और समझ भी लो जरा क्या है कहानी। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अब आपको जो मैं तीन स्टेटमेंट लिखूंगा, तीनों स्टेटमेंट में आपको ट्रू फॉल्स चेक करना है कि स्टेटमेंट जो दिया गया है ना वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। यही अपना क्वेश्चन होने वाला है, अगला वाला क्वेश्चन। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं, जो लिखा है ना इसको रब कर देते हैं, क्योंकि वहां स्पेस सफिशिएंट नहीं है कि उसमें अपन क्वेश्चन लिख पाए और सॉल्व कर पाए। तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है देखो कहानी अगले न्यूमेरिकल की, रब कर दिया। अगला मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखने वाला हूं, वो स्टेटमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि ये जो दिए गए स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, बस क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिफाई करना है जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट लिखता हूं मैं यहां पे, क्या है देखो, in case of non-conservative force, in case of non-conservative force, in case of non-conservative force, work done along two different paths will always be different। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो ये आ गया। दूसरा स्टेटमेंट और लिखता हूं। अच्छा, आप जब भी ट्रू फॉल्स लिखो ना, ऐसा तुक्का नहीं लगा देना कुछ। अगर आपने ट्रू लिखा है तो उसके सपोर्ट में कोई लॉजिक लिखो। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, आंसर लिख दिया नॉन कंजर्वेटिव, मुझे पता था आंसर यही होगा, या तो कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है ना, साथ में मैंने दो लॉजिक बताया था आपको। ऐसे आप इसका आंसर कुछ भी लिखो, ट्रू लिखो फॉल्स लिखो, मुझे दिक्कत नहीं है, पर उसके सपोर्ट में आपको कुछ न कुछ लॉजिक लिखना होगा। ऐसे तुक्का नहीं मार देना। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट आप लोगों ने लिख लिया होगा। दूसरा स्टेटमेंट, इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव, in case of non-conservative force, work done along two different paths may be different। अगर स्टेटमेंट देखोगे तो बहुत मिलता जुलता है, बस कुछ ही वर्ड चेंज हुआ है, पूरा एक फर्स्ट लाइन एज इट इज है, बस यहाँ विल ऑलवेज बी डिफरेंट, मे बी डिफरेंट लिखा है। ठीक है ना, तो एक और स्टेटमेंट लिखता हूं, जैसे कि मैंने बताया था 3 स्टेटमेंट लिखूंगा। तो इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन, वापस स्टेटमेंट वैसा ही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो रहा है। वर्क डन along all possible paths कैन नॉट बी सेम। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट लिखे मैंने। वीडियो पॉज करो और जरा जल्दी से सोल्व करो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास में। ठीक है,
तो आई थिंक आप लोगों ने ट्राई किया होगा, सॉल्व भी किया होगा। तो देखते हैं जरा क्या है। मैं सॉल्व करके बताता हूं। तीनों के पीछे कुछ न कुछ लॉजिक जरूर लिखना है आपको, ठीक है ना। जैसा अपन ने पिछले, मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, करेक्ट इनकरेक्ट, इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं जरा क्या है। देखो तो सॉल्व कर रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन। पहले तो ट्रू और फॉल्स समझते हैं जरा क्या है। आप लोगों ने अगर अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो वीडियो पॉज करो और जल्दी से सॉल्व करो। तो देखो क्या है, इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन अलोंग टू डिफरेंट पाथ्स विल ऑलवेज बी डिफरेंट। तो ये वाला स्टेटमेंट, जैसा कि आपको पता होगा, कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें दो अलग अलग पाथ में बी फ्रिक्शन का वर्क डन सेम आया था। एक पाथ ऐसा था और एक पाथ ऐसा था। ये दोनों पाथ में जो है वर्क डन जो है फ्रिक्शन का सेम आया था। तो यहां लिखा है नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव था, वर्क डन अलोंग टू डिफरेंट पाथ विल बी डिफरेंट। जरूरी नहीं है हमेशा डिफरेंट हो, सेम भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। क्यों? मैं भी सेम हूं, ठीक है, सेम भी हो सकता है। क्लियर है? सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड में क्या लिखा है, इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन अलोंग टू डिफरेंट पाथ्स मे बी डिफरेंट। हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में एक चीज ध्यान रखना, दो अलग अलग पाथ पे वर्क डन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। मेजॉरिटी डिफरेंट होता है, सेम कभी कभार हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना अगेन ट्रू। ये कल जो मैंने क्वेश्चन कराया ना फ्रिक्शन वाला, अगर वो क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा तो तीनों स्टेटमेंट के आंसर आ जाएंगे आपके, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यहां फोर्स लिख लेना, इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन अलोंग ऑल पॉसिबल पाथ्स कैन नॉट बी सेम। सही है, हर एक पाथ में तो सेम नहीं हो सकता। जितने भी पॉसिबल पाथ है, खूब सारे पाथ हो सकते हैं, तो हर एक पाथ में ये सेम तो आएगा नहीं। क्लियर है? तो यहां तक की कहानी लिख लो जरा जल्दी से, फटाफट से लिखना है बच्चे, वीडियो पॉज करो और जल्दी लिखो। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो आज वाले लेक्चर में अपन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अब अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस जिनमें आपको वर्क डन पूछा गया हो सिंपली, तो आपको उनका आंसर कैसे निकालना है। अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि कोई भी फोर्स आपको गिवन है और वो जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, तो किस टाइप से इनको आप पता लगाओगे आप। अगर आप उस फोर्स का वर्क डन इजीली निकाल पा रहे हो, अगर फोर्स का वर्क डन निकालते हो तो विदाउट पाथ की नॉलेज, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो कंजर्वेटिव फोर्स, पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अभी मैं यहां से एक क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कंजर्वेटिव होगा और कैसे नॉन कंजर्वेटिव होगा। चलो क्वेश्चन लिखता हूं। फाइंड द वर्क डन, find the work done by force, find the work done by a force, find the work done by a force ऑफ वेक्टर बरोबर एक्स आई के प्लस वाई जे के, ये इस टाइप का फोर्स है ना, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल to displace it from point 0,0 to P 2,3। सारे डेटा कुछ नहीं बोल दिया जाएगा जब तक अपन एसआई में मान के चलेंगे। एसआई में बोले तो ये फोर्स न्यूटन में होगा, ए और बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो मीटर मीटर में होंगे। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अगर आपको बताओ ना बच्चे, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है अपन ने वहां भी पढ़े थे, कहां पे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स देखा जाए तो इस टाइप की क्वेश्चन आपको पता होगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, इस टाइप से डायरेक्ट लिख देने होते हैं। तो ये जो वर्क डन आ गया इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और इंटीग्रेशन कर देना है। अब यहाँ एक्स की लिमिट कहां से, एक्स, और तो एक्स की लिमिट लगाऊंगा एक्स डी एक्स में और वाई डी वाई में वाई की लिमिट लगाऊंगा। तो x की लिमिट कहां से कहां जा रहे हैं, x की जो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2, तो 0,2 और y का जो 0,3, यहां से सोल्व करूंगा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 0 से 2, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 0 से 3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां वर्क डन आ रहा है कितना बेटा, 2 स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0 लिख दी, प्लस 3 स्क्वायर बाई 2
लोअर लिमिट 0 लिख दिया, तो यहां से वर्क डन आ गया 4/2 प्लस 9/2, तो ये आ गया 13/2 जूल। ये अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, नोट कर लो जरा। तो यहां से एक चीज सुनो ध्यान से, अब आपसे ये बोल दिया जाए कि ये फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, अब मैंने इस यहां पे पूरा पूरा इंटीग्रेशन कर दिया। क्या इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम आई आपको? क्या कोई पाथ की जरूरत पड़ी आपको? नहीं ना। मतलब ये कुछ भी फोर्स हो, कहीं से कहीं भी जा रहा हो, इनिशियल फाइनल पॉइंट दे दिया जाए तो वर्क डन यही होने वाला है ना, भले कोई से भी पाथ। मैंने क्या पाथ के बारे में बताया कि आपको कौन से पाथ से जा रहा है पार्टिकल। तो यहां पे अगर आपसे बोल दिया जाए, मीन्स यहां से मैं निकाल सकता हूं कंक्लूजन। वैसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट मैं यहां से निकाल सकता हूं ये जो फोर्स होगा, फोर्स जो है ये फोर्स इज कंजर्वेटिव। अब ये फोर्स कंजर्वेटिव क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक, क्योंकि मुझे इस फोर्स का वर्क डन निकाला ना मैंने, वर्क डन कैलकुलेट करते टाइम मुझे कोई पाथ की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, फोर्स कंजर्वेटिव क्यों हुआ ये, अभी एक और अगला क्वेश्चन दूंगा ना, वहां फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा, तब आपको समझ आ जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, तो यहां वर्क डन बाई फोर्स, वर्क डन बाई फोर्स, वर्क डन बाई फोर्स, नॉट पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्लियर है, तो ये कहानी लिख लो जल्दी से। अब अगला एक और क्वेश्चन लिखता हूं सेम पैटर्न का, बट उसमें आंसर अलग आएगा, सेम आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये यहां तक की कहानी लिख ली हो अगर आपने, तो अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या चेंज कर रहा हूं, बस मैं फोर्स चेंज करूंगा, बाकी सब कुछ एज इट इज वही रहना वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लेना आपको। तो मैंने अगले क्वेश्चन में क्या चेंज कर रहा हूं, देखो यहां ये जो फोर्स है ना, ये एक्स वाई आ गया। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, पूरा लिखना। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ एक्टिंग ऑन पार्टिकल टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम ए टू बी। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, पूरा क्वेश्चन वही है, बस फोर्स में मैंने चेंज किया एक्स आई के प्लस एक्स वाई जे के। क्लियर है, चलो सोल्व कर लेंगे। तो मैं यहां तक सोल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। किस टाइप से सोल्व करना है, देखो वीडियो पॉज करके अगर आप खुद से सोल्व कर सकते हो ना, तो सोल्व कर लीजिए जरा। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, अगर पॉसिबल है तो सोल्व करो। देखो क्या है, अब मैं वर्क डन निकालूंगा, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई। ठीक है, ये स्टेप से इंटीग्रेट करना होगा क्या, तो यहां जो वर्क डन लिखूंगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स वाई डी वाई। अब एक चीज सुनना ध्यान से, ये तो यहाँ x है, यहाँ dx हो जाएगा, यहाँ y और dy होता तो आंसर आ जाता, बट ये x है ना, ये गड़बड़ कर रहा है। मतलब ये वाला तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है, बट ये वाला इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ये इंटीग्रेशन लेफ्ट वाला, ये वाला इंटीग्रेशन तो मैं सोल्व कर दूंगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट भी लगा दूंगा, बट ये वाला इंटीग्रेशन में x कांस्टेंट थोड़ी है, x भी तो वेरिएबल है, तो इस x को बाहर तो नहीं लिया जा सकता। तो ये वाला इंटीग्रेशन सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये फोर्स जो होगा ये नॉन कंजर्वेटिव होगा। क्यों होगा नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि अगर मुझे पाथ का नॉलेज दे दिया जाए, मींस आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए x इक्वल टू वाई अपॉन 3, तो ये x का वैल्यू यहां पुट करो, आंसर अलग आएगा। अगर आपको बोल दिया जाए x इक्वल टू वाई क्यूब बाई 3, अगर x का ये वाला वैल्यू पुट करोगे आंसर अलग आएगा। या x इक्वल टू वाई क्यूब, या x इक्वल टू बोल दिया जाए e टू द पावर y, या x इक्वल टू साइन वाई, हर एक केस में आंसर अलग अलग आएगा क्या। मतलब फोर्स जो है ये पाथ है ना, स्ट्रेट लाइन, और ये कुछ होगा, ये कुछ होगा, ये कुछ होगा। x इक्वल टू वाई स्क्वायर पैराबोला, x इक्वल टू 1 अपॉन वाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो हर एक पाथ पे जो है वर्क डन अलग अलग आएगा। क्लियर है, मींस यहाँ पे वर्क डन की कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। कब तक, जब तक पाथ की नॉलेज नहीं हो जाए आपको। अब क्वेश्चन में मैंने कोई पाथ तो दिया नहीं, पाथ नहीं दिया है तो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अगर पाथ दिया होता कि पार्टिकल जो है इस पाथ पे चल रहा है y इक्वल टू या x इक्वल टू 3y स्क्वायर, इस पाथ पे चल रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 3y स्क्वायर रख के इंटीग्रेशन हो जाता, बट पाथ नहीं दिया है तो सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में यही है कि अगर आपसे इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, ये इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां से अपन क्या लिख देंगे, फोर्स जो है ये नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है ना, ये वाला पार्ट तो यहां से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है ना, ये तो फाइंड हो जाएगा, बट ये वाला पार्ट जो है फाइंड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी फाइंड, कैन नॉट बी
फाउंड। ठीक है, क्यों नहीं किया जा सकता? until x is known in terms of y। ठीक है, या फिर until equation of path is known। और यहीं से क्या बोल दूंगा बच्चे में, यहीं से अपन क्या बोल देंगे, यहीं से अपन बोल देंगे फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लीजिए जल्दी से कहां यहां तक की। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत सारे बनाए जा सकते हैं बच्चों। अब ये डिपेंड करेगा कि आपको कैसे सोल्व करने हैं। ठीक है, आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो, कैसे सोल्व करते हो, कैसे अप्रोच करते हो। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब जो है मैं ये इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो सबसे बढ़िया बात, आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, आप वर्क डन निकाल के देख लो। पॉइंट कुछ भी ले लो, ए और बी पॉइंट कुछ भी ले लो, अगर नहीं दिया है आपसे, केवल इतना सा पूछा है फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, तो आप इंटीग्रेशन करके देखो। अगर इंटीग्रेशन हो जाता है बिना पाथ की नॉलेज, पाथ की जरूरत ना हो, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हुआ था, तो कंजर्वेटिव। अगर आपको लगता है नहीं है तो इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, पाथ का रिक्वायर्ड होगा आपको, वाई और एक्स में कोई रिलेशन चाहिए, इक्वेशन चाहिए, इसका मतलब आप समझ जाना ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, अब तो मैं नेक्स्ट थ्योरी वाले पार्ट पे आता हूं। देखो थ्योरी वाले पार्ट पे आ जाते हैं। थ्योरी वाले पार्ट से पहले एक टर्म और समझाता हूं आपको। देखोगे एक और टर्म, नोट लगा के लिखना आप जरा। एक इंटीग्रेशन वाला मैं आपको बताता नहीं हूं, वैसे नहीं बताना चाहिए। एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, और वो जो फॉर्मूला है ना वो डायरेक्ट होता है, इंटीग्रेशन एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। कभी भी ऐसा आ जाए ना तो आपको इसको लिख देना है एक्स वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, अब आपके बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे तो और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, तो आपको नहीं पूछेगा कोई सा। ठीक है, ये एक पूछा जा सकता है क्योंकि ये आसान पैटर्न का है। अब किसी को लगता है सर ये कैसे आया, इसको प्रूफ करके बताओ, तो इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, प्रूफ भी कर दूंगा मैं। क्लियर है, इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, बट मुझे नहीं लगता आपको इसकी जरूरत है प्रूफ करने की, तो मैं तो बोलूंगा इसको डायरेक्ट आप याद रखो। और अगर किसी को लगता है नहीं सर प्रूफ तो करके बताना ही पड़ेगा, तो चलो बता देते हैं कैसे प्रूफ होगा। ठीक है, तो प्रूफ कैसे होगा देखो, फटाफट से बता रहा हूँ मैं, जल्दी से देखना, वैसे जरूरत नहीं है। जैसे मान लिया मैंने z इक्वल टू एक्स वाई, तो डी जेड अपॉन डी एक्स निकालूंगा बेटा, क्या आ गया डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। एक्स और वाई वेरिएबल है, तो डी जेड अपॉन डी एक्स क्या आ गया देखो, इसको डिफरेंशिएट करा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यू इंटू वी से वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स। अब मैं डी एक्स ये चाहो तो इसको 1 भी लिख सकते हो, डी एक्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं, डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, पर आपको सारे फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं, बस ये एक ही काम का आपका। ठीक है, तो डी जेड का इंटीग्रेशन आ जाएगा जेड प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। अब जेड को क्या माना था अपन ने, एक्स वाई, तो यहाँ आ गया एक्स वाई प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। देखो वही आ गया क्या जो मैंने यहाँ लिखा था। तो मैं तो बोलता हूँ बच्चों डायरेक्ट याद रखो, वैसे मैंने प्रूफ भी बता दिया, जिसको लगता है नहीं सर हमें तो प्रूफ भी चाहिए। ठीक है ना, अब एक चीज हो, दूसरा क्या है देखो, अब यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेट कर पाओ, मेरा सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप इंटीग्रेशन कर दो तो कंजर्वेटिव है, मींस आप इंटीग्रेट कर पा रहे हो तो कंजर्वेटिव है, इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो तो नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर है ना, अगर आप वर्क डन निकाल, आपसे बोल दिया जाए, जैसे क्वेश्चन लिख दिया जाए आइडेंटिफाई फोर्स, आइडेंटिफाई फोर्स मींस आपको दो ही चीजें पता करनी है, या तो कंजर्वेटिव या फिर नॉन कंजर्वेटिव, ये दोनों चीजें पता करनी है।
और आपको फोर्स दे दिया जाए, जैसे पहला फोर्स दे दिया F इक्वल टू 2x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप, ये इस टाइप का फोर्स दे दिया। आपको पता करना है कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव। दूसरा दे दिया एफ वेक्टर इक्वल टू, यहां बोल दिया आपसे 3x स्क्वायर आई कैप प्लस प्लस y के कैप, ये इस टाइप का फोर्स दे दिया। आई कैप जे कैप के कैप तो आप समझते होंगे। थर्ड फोर्स दे दिया आपको y आई कैप प्लस x जे कैप। ठीक है, आपको ये तीनों क्वेश्चन में क्या पता करना है बच्चे कि फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो आप एक एक करके क्या करना होगा, कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। मैंने आपको सिंपली बताया, क्या आप इंटीग्रेशन करके देखो बस। अगर इंटीग्रेशन हो जाता है ना बिना कुछ जरूरत की है, विदाउट नॉलेज ऑफ पाथ, मींस नॉलेज इक्वेशन ऑफ पाथ नहीं पता, फिर भी आप इंटीग्रेट कर पा रहे हो तो कंजर्वेटिव है, और नहीं कर पा रहे हो तो नॉन कंजर्वेटिव। जैसे पहले वाला इंटीग्रेशन करता हूं, इंटीग्रेशन 2x dx प्लस 3y स्क्वायर dy प्लस जेड क्यूब dz। देखो यहाँ आई कैप में मैंने dx लिखा है, जे कैप में मैंने dy लिखा है, के कैप में dz लिखा है। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, ये 2x स्क्वायर बाई 2 3y क्यूब बाई 3 प्लस z4/4 प्लस कॉन्स्टेंट। अब इंटीग्रेशन हो गया, मतलब यहाँ पे जो है फोर्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो गया ना, वर्क डन, इंटीग्रेशन हो गया मतलब वर्क डन कैलकुलेट कर लिया आपने विदाउट नॉलेज ऑफ पाथ, देन फोर्स क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव। वी कैन कैलकुलेट वर्क डन, या फिर वर्क डन डायरेक्ट लिखता हूं, फोर्स इज कंजर्वेटिव। लॉजिक क्या, विदाउट पाथ की नॉलेज आपने इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, तो यहां तक की कहानी लिख लो जल्दी और दूसरा क्वेश्चन सोल्व करो फिर इसके बाद में। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से बच्चे, और पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लो बोर्ड पे जो भी लिखा है। उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, सेकंड एंड थर्ड खुद से ट्राई करना है। सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए मैंने ये नोट लिखाया था, नोट समझाया था आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या देखो, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाँ ये रहा सेकंड क्वेश्चन। वर्क डन आएगा ना बेटा, यहाँ आ गया 3x स्क्वायर dx। अब एक चीज ध्यान रखना, 3x स्क्वायर में तो मैंने dx लिखा क्योंकि वहां तो आई कैप था, बट यहाँ पे मैंने y dz लिख दिया। y dz लिखने पे क्या दिक्कत आ जाएगी, ये वाला इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये दूसरा वाला, ये वाला तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है। ठीक है, और बट ये वाला जो बाद वाला इंटीग्रेशन है ना, ये वाला इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ये पॉसिबल होता जब y और z में रिलेशन दिया होता, कोई पाथ दिया होता, ये नॉट पॉसिबल है। अगर ये नॉट पॉसिबल है दैट मींस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। फोर्स क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि मैं यहां से ये वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं। पिछला वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने वर्क डन इजीली कैलकुलेट कर दिया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन तो खुद से सोल्व कर लो बच्चों। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है देखो, थर्ड वाला बड़ा आसान है। वर्क डन लिखूंगा इंटीग्रेशन y dx, यहाँ आई कैप में dx लिख लिया, x dy, ऐसा आपको पता भी होगा। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स देख लेना, जिसको प्रॉब्लम है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स देखना, ये सारी कहानी वहां समझेंगे। अब किसी को लगता अगर मैंने अभी नोट लगा के वो फॉर्मूला नहीं बताया होता आपको तो इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आता, अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन तो xy होता है। इसका मतलब फोर्स जो है, यहाँ मुझे कोई पाथ की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, तो यहां से मेरे को पता लग गया फोर्स जो है वो क्या है बच्चे, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो अपन ने निकाल लिया। अच्छा आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा सर ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, फॉर्मूले बहुत सारे हैं बट आपके यूज एक भी नहीं आने वाला है। ये एक यूज आएगा वो भी जेई वालों के लिए। जेई वाले तो 12th में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लेंगे इंटीग्रेशन के, नीट वाले नहीं पढ़ेंगे, पर कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा ना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, क्या तक की कहानी लिख ली आपने। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन है अपना कौन सा, ट्रू फॉल्स का। ठीक है, तो मैं पहले इसके आंसर लिख देता हूं। यहाँ इसका आंसर है अपना पहला वाले का कंजर्वेटिव, दूसरा वाले का नॉन कंजर्वेटिव और तीसरा वाले का कंजर्वेटिव। ठीक है ना, यहां से आपको ये अगला क्वेश्चन हेल्प करने, अगला क्वेश्चन सोल्व करने में मदद मिलने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको सोल्व करने में यहां से मदद मिलेगी, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, अगेन आपको क्या पता करना है बच्चे, ट्रू और फॉल्स पता करना है। ट्रू पता करना है और फॉल्स, जो मैं लिख रहा हूं नीचे, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, जितने भी स्टेटमेंट लिख रहा हूं, क्या सारे स्टेटमेंट फॉल्स है या नहीं है। अगर मान लो फर्स्ट
एफ सी का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स प्लस एफ सी, या F1C लिख दूं, एक फोर्स है जो कंजर्वेटिव है, साथ में दूसरा फोर्स है जो भी कंजर्वेटिव। F1C का मतलब पहला कंजर्वेटिव फोर्स, F2C का मतलब दूसरा कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो फाइनल आंसर आएगा, क्या ये कंजर्वेटिव होगा? ठीक है, मींस यहां कंजर्वेटिव फोर्स है प्लस कंजर्वेटिव फोर्स। चाहो तो अब मैं लैंग्वेज में ऐसे लिख देता हूं, यहां एक कंजर्वेटिव फोर्स है, पहला कंजर्वेटिव फोर्स प्लस कंजर्वेटिव, या फोर्स ना लिखूं, आपको मेरे पास स्पेस नहीं, कंजर्वेटिव प्लस कंजर्वेटिव बराबर ऑलवेज कंजर्वेटिव, ऑलवेज कंजर्वेटिव। अब ये स्टेटमेंट आपको देखना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, दूसरा कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव, शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, ऑलवेज कंजर्वेटिव, ऑलवेज कंजर्वेटिव, यहां भी शॉर्ट में लिख दूंगा ऑलवेज कंजर्वेटिव। ठीक है ना, आप समझ लेना, मेरे पास स्पेस नहीं ज्यादा इसलिए लिखा हूं। अगला है नॉन कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव बराबर मे बी कंजर्वेटिव। चौथा नॉन कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव ऑलवेज नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, और क्या बचिए आप? फिफ्थ ऐसे ही है, कुछ नहीं है, कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव ऑलवेज नॉन कंजर्वेटिव। वैसे तो आपको लग रहा होगा सर ये क्या क्वेश्चन दे दिया आपने, थोड़ा कंफ्यूज हो गए, वापस से एक्सप्लेन करता हूं। अगर मान लो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, दूसरा भी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो क्या दोनों का कॉम्बिनेशन जो मिला के प्लस आएगा, दोनों को प्लस करने पे रिजल्टेंट हमेशा कंजर्वेटिव आएगा क्या, ये आपको बताना है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं पहला क्वेश्चन, फिर आपको समझ आएगा थोड़ा सा। फर्स्ट, जैसे मान लो मैंने एक फोर्स मान लिया F1, ठीक है, F1 मान लिया मैंने 2x i के, ये कंजर्वेटिव है, 2x dx लिखोगे इंटीग्रेट हो जाएगा। एंड F2 मान लिया मैंने 3y स्क्वायर j के, ये भी कंजर्वेटिव है, तो F1 प्लस F2 क्या आएगा? F1 प्लस F2 आएगा 2x i के प्लस 3y स्क्वायर j के, तो ये भी तो कंजर्वेटिव आएगा। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो क्या हो गया? ट्रू हो गया। ठीक है ना? अरे ये इस टाइप का क्वेश्चन, ये पहला है ना, इसलिए मैंने इसको नहीं बिठाया अभी। ठीक है, ये इतना इंटीग्रेट करा हो, ये भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ dx आएगा, यहाँ dy आएगा। ठीक है, अब दूसरा, अगर एक कंजर्वेटिव है एक नॉन कंजर्वेटिव है, तो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला तो कंजर्वेटिव है क्या, ये वाला नॉन कंजर्वेटिव है क्या, तो रिजल्टेंट क्या है इन दोनों का? ये तो कंजर्वेटिव पार्ट है, ये नॉन कंजर्वेटिव पार्ट है, रिजल्टेंट क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ये हमेशा क्या आएगा? मैंने यहाँ ऑलवेज कंजर्वेटिव लिखा है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव प्लस, तो सेकंड वाला आंसर क्या होगा? फॉल्स हो गएंगे। फर्स्ट वाला तो अपने पास ट्रू निकल गया है, और सेकंड वाला अगर मैं इसको एग्जांपल देखना है ना, तो एक फोर्स लिया मैंने F1 वेक्टर, जैसा कि वहां लिखा है 3x स्क्वायर i कैप, एंड F2 ले लिया मैंने क्या, F2 और कुछ ले लो, जैसे यहाँ ये तो कंजर्वेटिव वाला पार्ट हो गया, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव पार्ट लेना है, तो वही, और इसको के कैप ले लिया, तो ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, तो इन दोनों का मिला के क्या आएगा आंसर? नॉन कंजर्वेटिव आएगा। तो नॉन कंजर्वेटिव आएगा, तो मैंने ऑलवेज कंजर्वेटिव लिखा है क्या? ऑलवेज कंजर्वेटिव लिखा है, मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब आता हूं मैं थर्ड वाले स्टेटमेंट। कंफ्यूजन नहीं होना बच्चे, ठीक है, यहां पे अपन सीखना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं सर ये तो हमें टफ लग रहा है, टफ लग रहा है तो फिर छोड़ दो। ठीक है, समझना पड़ेगा, रटने से काम नहीं चलता। थर्ड वाला देखो, थर्ड में देखो बेटा, क्या नॉन कंजर्वेटिव, मान लो एक फोर्स मैंने मान लिया एक्स जे कैप, ये नॉन कंजर्वेटिव आ गया। ठीक है, ये वाला फोर्स कौन सा आ गया? नॉन कंजर्वेटिव। साथ में F2 मैंने मान लिया क्या? नॉन कंजर्वेटिव, ये भी मैंने मान लिया क्या? वाई आई कैप। तो यहां से जो आएगा ना, ये जो F1 प्लस F2 आएगा, ये क्या आ रहा है बच्चे? एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप, एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप, ये तो अपना कंजर्वेटिव था क्या? पर जरूरी नहीं ऐसा हर बार, ये तो बाई चांस आ गया।
तो यहाँ तो ये तो कंजर्वेटिव आ गई, ये तो कंजर्वेटिव आ गया ना, ये कंजर्वेटिव आ गया। तो यहाँ भी तो मे भी लिखा है ना, मे भी का मतलब एक सिंगल केस ढूंढ दो आप, तो ये आंसर भी क्या हो गया अपना ट्रू। अगर मान लो कुछ हमेशा ट्रू नहीं होगा ये, अगर ये मस्ट भी कंजर्वेटिव लिखा होता, ऑलवेज कंजर्वेटिव लिखा होता तो फॉल्स होता, क्योंकि यहाँ पे और भी तो चीजें हो सकती है ना। एक्स की जगह मान लो सपोज यहाँ जेड होता, जेड जेके, तो फिर आंसर सोल्व नहीं होता। ठीक है ना, क्लियर है। तो दो नॉन कंजर्वेटिव मिला के हमेशा मीन्स कुल मिला के अगर देखा जाए तो दो नॉन कंजर्वेटिव है तो उनका रिजल्टेंट कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों हो सकता है। ऐसे फोर्थ वाला आप चेक करना, नॉन कंजर्वेटिव हमेशा नॉन कंजर्वेटिव है जरूरी नहीं है, ऊपर ही देख लो। फिफ्थ वाला और सेकंड वाला एक जैसा ही क्या देखो, तो ऑलवेज नॉन कंजर्वेटिव होगा ही सही, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो कुल मिला के ये है कि अगर किसी को अगर पूरा रट्टा ही लगाना है तो रट्टा लगाने से काम नहीं चलता। वैसे कंजर्वेटिव प्लस कंजर्वेटिव है। मैं यहां से कंक्लूजन लिख देता हूं क्या है देखो, पर रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, पहले बता देता हूं। अगर कंजर्वेटिव है, दूसरा भी कंजर्वेटिव है, तो ये ऑलवेज कंजर्वेटिव होगा, ऑलवेज कंजर्वेटिव होगा। अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो मे बी नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव। ठीक है, एक नॉन कंजर्वेटिव है, दूसरा कंजर्वेटिव है, तो ये ऑलवेज नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ये है 3 पॉइंट। अब किसी को लगेगा सर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, तो ये हो गया ना बेटा। ठीक है, तो ये कहानी लिख डालो जल्दी से। तो ये इसको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव समझने में अपने को इतना टाइम लग गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो वीडियो पॉज करके लिख लेना जरा सारी कहानी। आगे वाले पार्ट पे आता हूँ। यही एक मतलब थोड़ा सा मुझे लगा ये भी समझा देना चाहिए। वैसे हो सकता है बच्चों को थोड़ा सा इसने परेशान किया हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपन लाइव लेक्चर में एक बार मेरे से पूछ लेना, डिस्कस कर लेंगे वहां पे। ठीक है ना, बट आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। मैं वहां पे भी यही चीज बताऊंगा आपको, वहां कुछ अलग नहीं बताने वाला। तो जिसको अगर लगता है सर ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो आप एक बार और वीडियो देख लो, एक बार और वीडियो देखो, समझ आएगा। अगर आप अच्छे से देखोगे तो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन चाहिए। एक चीज याद रखना, ये जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, यही ज्यादा परेशान करते हैं। कैलकुलेशन होगी तो एकदम चलता जाएगा, सेट पैटर्न है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सोल्व कर लोगे। बट ये जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है, इनमें दो लॉजिक लगाने होते हैं, फॉर्मूला सब कुछ पता होगा तो ये आंसर आएगा, वरना तुक्का मारने की ऑप्शन बचता है। चलो नेक्स्ट हेडिंग है, देखो क्या, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या रिलेशन। तो पहला केस फर्स्ट में क्या होता है बच्चे, केस फर्स्ट में आपको जो है ना एफ बोले तो कंजर्वेटिव फोर्स ये गिवन होगा और पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करनी होगी। तो देखो कैसे करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पता है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यही तो पढ़ रहे हैं अभी पिछले 3-4 लेक्चर से। यहां से u जो है ना, मैं ऐसा लिख दूंगा इंटीग्रेशन fc.ds। ठीक है, यहाँ रेफरेंस वगैरह कुछ नहीं लिया मैंने, ऐसा लिख देना आपको। अगर इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, कंजर्वेटिव फोर्स है, इंटीग्रेट कर दो, रेफरेंस आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है, नहीं दिया होगा तो फिर क्या कर लोगे आप, माइनस लगा के सोल्व कर लेना। ठीक है, तो केस 1 तो ये हो गया। अच्छा, ऐसे ही होता है केस 2। पहले केस 1 के बारे में कुछ कर ले, केस 1 का कुछ एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगला केस 2 समझते हैं और केस 2 का कोई क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से समझना, वापस से नया टॉपिक आ गया है, पिछला पढ़ रहे हैं ना अभी तक, उससे थोड़ा अलग है। देखो सारी कहानियां आजू बाजू वर्क डन की ही घूम रही है। वर्क डन आया, फिर पोटेंशियल एनर्जी आई, अब पोटेंशियल एनर्जी में घूम रहे हैं अपन, है ना। तो अभी अपन क्या करना चाह रहे हैं बच्चे, फोर्स कंजर्वेटिव होना चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव होगा ना तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी कब डिफाइन है, कंजर्वेटिव फोर्स के केस में, तो तभी तो मैंने रिलेशन लिखा है ना। अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स गिवन है, अब पहली बात तो जो फोर्स दिया है ना वो कंजर्वेटिव होना चाहिए। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो इसको नहीं फाइंड कर पाओगे आप, क्लियर है ना, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव में तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं होती। तो ये वाला रिलेशन आपको पता होगा, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू सी। अब यहां से ये सोल्व करना मैंने बताया था, इसमें मैंने रेफरेंस लगा दिया था इनफाइनाइट से एस, बट यहाँ क्वेश्चन में रेफरेंस लगाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लगा भी सकते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन में रेफरेंस बदल जाता है। वहां मैंने रेफरेंस ले लिया था इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0,
यहां पे ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। आसान सा एक क्वेश्चन लिखूंगा मैं, फिर केस सेकंड पे मूव करूंगा। केस सेकंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट के केस में, इसलिए बोल रहा हूं। तो आपको बोल दिया जाए कंजर्वेटिव फोर्स एफसी, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स ऑन पार्टिकल, फोर्स ऑन पार्टिकल is given by Fc equal to 2x या 4x i कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप और न्यूटन। 4x i कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप न्यूटन, कंजर्वेटिव फोर्स Fc। ठीक है, अब आपसे बोल दिया जाए फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इफ, अब यहां नीचे रेफरेंस दूंगा, if potential energy at origin is 10 जूल। ओरिजिन तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लिया अपन ना, ओरिजिन आप सब लोग समझते हो 0,0, तो 0,0 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चे, 0,0 पे पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है आपको, 10 जूल। तो इसका आंसर निकालो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ एक्स, एज फंक्शन ऑफ, as function of x, y if potential energy at origin, origin पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 10 जूल है। ठीक है ना, चलो सॉल्व, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है ना मुझे वो एक्स वाई के फंक्शन में चाहिए। सॉल्व करते हैं ना, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो पोटेंशियल एनर्जी ये मांगता नहीं तो इधर, तो माइनस 4x dx प्लस 3y स्क्वायर dy, यही तो कहानी है, सब कुछ यही तो करते आ रहा है अपन। fc डॉट ds ऐसे निकालूंगा ना, अरे कैसे निकाला भूल गए सर, हम भूल गए, एक बार और बताओ। fc देखो क्या है बच्चे, 4x i के प्लस 3y स्क्वायर j के, ds क्या लिखते हैं, tx i के प्लस dy j के, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चे दोनों का, fc डॉट, सर डॉट प्रोडक्ट भी भूल गए, डॉट प्रोडक्ट भी भूल गए ना, तो अब कुछ नहीं हो सकता, भगवान रखवाला है, रिवाइज करो स्केलर प्रोडक्ट को। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस एफसी डॉट डीएस, यही तो होती है ना, इसीलिए तो मैंने सारी कहानी लिखी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, माइनस, पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, 4x dx प्लस 3y स्क्वायर dy। अब इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन का वो माइनस 4x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 3 कांस्टेंट, y का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ x है तो यहाँ dx होना चाहिए, y है तो dy होना चाहिए, वरना इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। और इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा दैट मींस, अरे फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, इंटीग्रेशन नहीं होगा मतलब फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, और नॉन कंजर्वेटिव में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं होती। क्लियर है, तो यहाँ u क्या आ गया बेटा, प्लस कांस्टेंट और लगा लेना, ये कांस्टेंट का वैल्यू कहां से आएगा, ये रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी दिया है ना 10 जूल, इससे आंसर आ जाएगा। तो u इक्वल टू क्या आ गया, माइनस, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस कांस्टेंट। अब आपको पता है बच्चे, जो ओरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी, ओरिजिन बोले तो 0,0, ठीक है। अब मुझे ऊपर मिटाना होगा बच्चे, यहाँ पे केस 1 और ये रिलेशन वगैरह मिटा देता हूँ, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो। देखोगे 8,0,0, 8,0,0 पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है, 10 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी 10 लिखा, माइनस 0,0 प्लस 0 प्लस सी, तो यहाँ से सी का वैल्यू 10 आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का फाइनली फंक्शन क्या आ गया मेरे पास, 2x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस यहाँ सी की जगह 10 जूल लिख देना, ये अपना आंसर हो गया। अब हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ मैं। अब ओरिजिन पे देख लो, अभी भी 0,0 पे 10 जूल नहीं आएगा, 0 जो पुट करोगे 10 जूल आ गया। 1, 2, 3, 4 हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा सकती है यहाँ से। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लीजिए बच्चे लोग, वीडियो पॉज करो और नोट कर लो जल्दी। क्वेश्चन अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो बहुत बढ़िया, नहीं ट्राई किया तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए। मींस अगर कंजर्वेटिव फोर्स दे दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर लोगे आप लोग इंटीग्रेशन लगा के। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसका रिवर्स पैटर्न क्या है, देखो रिवर्स पैटर्न, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, केस सेकंड में क्या होगा बच्चे, केस सेकंड पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन होगा तो डेफिनेटली कंजर्वेटिव फोर्स भी फाइंड किया जा सकता है।
अब मैंने क्या किया था पिछले वाले केस में, केस 1 में क्या किया था, कंजर्वेटिव फोर्स था ना, उसको इंटीग्रेट किया। अगर मैंने कंजर्वेटिव फोर्स को इंटीग्रेट किया तो क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी जो गिवन है ना उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा क्या बच्चे, कंजर्वेटिव फोर्स। तो आंसर कैसे लिखेंगे, एफ सी कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एस, एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है अगर पोटेंशियल एनर्जी एस के फंक्शन में गिवन है तो। अब यहाँ बहुत सारे अलग अलग पैटर्न बन सकते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी एस के फंक्शन में दिया हो सकता है। मैं यहां लिखता हूं पहला, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज फंक्शन ऑफ, इफ पोटेंशियल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ एस, एस पता ही आपको, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या लिख देना, माइनस डी यू बाई डी एस। ठीक है, क्लियर। अगर मान लो यहां ऐसा हो, इफ पोटेंशियल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, एक्स जो है एक्स कोऑर्डिनेट, तो एफ सी क्या लिख देना, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स लिख देना, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बड़ा मुसीबत वाला काम आने वाला है, इफ पोटेंशियल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो क्या करें, मुसीबत। तो देखो यहां पे बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है आपको। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, फोर्स जो है एक्स डायरेक्शन का वाला होगा, इसमें एस के फंक्शन में होगा। अब अगला देखो एफ सी, ये एफ सी क्या होगा, ये बड़ा मुसीबत वाला काम। तो ये होता है क्या, देखो बेटा, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये डिफरेंशिएशन है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं आपने। तो पढ़ा देंगे, अभी कौन सी दिक्कत है, पढ़ा देंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है। तो पहले तो ये तीन फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, कंजर्वेटिव फोर्स फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन करना, आंसर आ जाएगा। बट एक मुसीबत वाला काम अपने पास ये हो गया, अच्छा ये आई कैप वाला फोर्स है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी ना, तो ये तो आई कैप में आया, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, ये जे कैप में आया, माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड, ये के कैप में आया। कंजर्वेटिव फोर्स जो है आपको पता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो आई जे के तीनों होना चाहिए उसमें। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये क्या है, ये भला पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हमें समझाओ पहले। तो मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन समझा देता हूं बच्चे, क्या है नोट लगा के, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की कहानी भी समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप समझना जरा ध्यान से, एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। जैसे u है ना, u आपको दे दिया जाए बच्चे 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर जेड, ये इस टाइप का दे दिया, या 4y5 जेड, ये इस टाइप का मुझे क्या दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे यहां से निकालना है क्या, फोर्स। तो मैं एक काम करता हूं, पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालता हूं। अच्छा पहले तो ये जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है, मुझे कंजर्वेटिव फोर्स पता करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है वो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, पर वो इसको तो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट एक पहला वाला आपको समझ आना चाहिए, दूसरा, पहला और दूसरा आपको समझ आना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड, ये मैं समझा दूंगा, इसको मैं समझा दूंगा, इसकी छोड़ो टेंशन। फर्स्ट एंड सेकंड आपको समझ आया ना, इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए, अभी मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन समझा। ये डिफरेंशिएशन है, ये ऐसा सिंबल है ना, इसको बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बच्चे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, लिखा भी है मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब ये जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है ना, ये जो डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है, पार्शियल जो डिफरेंशिएशन में डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है, मैं पहले लिख देता हूं डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसमें क्या है बच्चे, इसमें आपको केवल x को वेरिएबल कंसीडर करना है, किसको, x को, एंड साथ में y को कांस्टेंट मान लेना है, और साथ में z भी कांस्टेंट मान लेना है। अब आपके दिमाग में आएगा सर वेरिएबल कौन सा मानना है, जिसका यहाँ डिवाइड हो रहा है ना उसको वेरिएबल मान लेना है। ऐसे ही आप डेल यू अपॉन डेल वाई निकालोगे ना बच्चे,
इसमें क्या हो जाएगा, x तो मेरा कांस्टेंट आ गया, y मेरे पास वेरिएबल हो जाएगा एंड z कांस्टेंट हो जाएगा। यही पार्शियलिटी कर रहे हैं अपन। क्या पार्शियलिटी करी है, y को वेरिएबल मान लिया यहाँ पे। ऐसे ही जब डेल यू अपॉन डेल जेड निकालूंगा मैं, तो यहाँ x कांस्टेंट, y कांस्टेंट, z वेरिएबल। ठीक है, अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन का मतलब यही है कि ये वाले फैक्टर में मुझे किसको वेरिएबल मानना है, x को, ये वाले में किसको वेरिएबल मानना है, y को, ये वाले में किसको वेरिएबल मानना है, z को। क्लियर है, नोट कर लो जरा कहानी। अब एक क्वेश्चन कराऊंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे ना यहां से तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा बच्चे। चलो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं, पहले मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही करूंगा क्योंकि इसको देख के आया ना आपको लग रहा है सर ये तो हमारे ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर से ना जाए आपके, इसलिए मैं एक क्वेश्चन लूंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपना कौन सा, पार्शियल डिफरेंशिएशन का बच्चे। क्या है क्वेश्चन, इफ potential energy of particle is given by, कैसे दिया जा रहा है देखो पोटेंशियल, इस समय मैंने एक एग्जांपल लिखा था ना यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 4y5 z क्यूब, ये जूल मान लेना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे क्या पता करना है, फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स, फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स ऑन पार्टिकल। वो जो पार्टिकल है ना उस पर कंजर्वेटिव फोर्स क्या आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो वैसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चे आपको। फॉर्मूला क्या होता है, देखो कंजर्वेटिव फोर्स का जो फॉर्मूला है ना वो क्या होता है, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। थोड़ा अजीब लगेगा अभी, देखो डी यू अपॉन डी एक्स तो आपको पता ही है ना, माइनस डी यू, तो आई के अपॉन लगा दो, जे के अपॉन लगा दो, डी यू अपॉन डी जेड लिखो और के अपॉन लगा दो। ठीक है, अब मैं एक एक टर्म पता करता हूं, पहले डी यू बाई डी एक्स पता करें। अब यहां से सुनना, यहां से पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाता है, डेल यू डेल एक्स, डेल डेल एक्स, यहां क्या लिख दूं 3x स्क्वायर प्लस 4y5 जेड क्यूब, तो ये आ गया डेल यू डेल एक्स। अब मैं पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं, डेल अपॉन डेल एक्स 3x स्क्वायर प्लस डेल यू डेल एक्स 4y5 जेड क्यूब। अब ध्यान से सुनना है, यहां से वेरिएबल कौन है, x, तो यहाँ x है यहाँ x है, तो ये 3 इंटू 2x आ गया। अब यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ x है, y और z तो कांस्टेंट है, तो 4 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, y और z को कांस्टेंट मानना है तो ये 0 आ जाएगा। क्या, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आ गया 6x। आसान है क्या। अच्छा, अब अगर आपको ये समझ आया हो, अगर आपको ये समझ आया है तो आप क्या करोगे बच्चे, डेल यू अपॉन डेल वाई खुद से कैलकुलेट करके देखो जरा। डेल यू अपॉन डेल वाई क्या आ रहा है, तो यहां लिखा मैंने डेल यू डेल वाई, तो डेल डेल वाई, इसको डेल बोला जाता है, डिफरेंशिएशन नहीं बोलता है। अब यहां क्या होगा, अब आपको समझ आ ही गया होगा प्यारे बच्चे, 3x स्क्वायर 4y5 जेड क्यूब, तो डेल यू अपॉन डेल वाई निकालूंगा ना मैं, तो क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ आ गया 3x स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई 4y5 जेड क्यूब। यहाँ y दिया गया नीचे, अगर यहाँ नीचे y है ना, इसका मतलब वेरिएबल कौन है अपने पास, y, और y के अलावा सब कुछ कांस्टेंट, तो डेल यू अपॉन डेल वाई x कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0। अब y वेरिएबल है, y के अलावा सब कुछ कांस्टेंट, तो 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, जेड क्यूब कांस्टेंट बाहर आ गया, तो क्या बचेगा डेल y5 अपॉन डेल y। अब y5 का डिफरेंशिएशन भी मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, y5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5y4। ठीक है ना, तो डेल यू अपॉन डेल y कितना आ गया मेरे बच्चे 20 जेड क्यूब y4। ठीक है, अब डेल यू अपॉन डेल जेड तो निकाल लो रहे, तो डेल अपॉन डेल जेड 3x स्क्वायर प्लस 4y5 जेड क्यूब,
तो डेल यू अपॉन डेल जेड क्या आ गया बच्चे, डेल अपॉन डेल जेड 3x² प्लस डेल अपॉन डेल जेड 4y5 जेड क्यूब। तो जेड वेरिएबल है, अगर जेड वेरिएबल है तो एक्स तो जीरो, एक्स कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, 4 बार और वाई 5 बार और जेड क्यूब का हो जाएगा थ्राइस ऑफ जेड स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आ गया 12y5 जेड स्क्वायर। ठीक है, y5 एंड साथ में जेड स्क्वायर। क्लियर है। अब जो फोर्स आएगा, फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स क्या लिख दूंगा मैं, अब कंजर्वेटिव फोर्स आने वाला है बहुत इजीली, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स 6x, तो 6x आई क्यूब। ठीक है, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई कितना आ गया 20 जेड क्यूब y4, ये आ गया अपने पास जे कैप। ठीक है, माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल जेड का यहां से पुट किया 12y5 जेड स्क्वायर के क्यूब। और यही अपना फाइनल आंसर हो गया बच्चे, नोट कर लो जरा। कुछ नहीं है, बस डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको अच्छे से। अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से आएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर। कहां से लिखा, सारा डिफरेंशिएशन वगैरह आपको समझ आया होगा। ये एफ सी कंजर्वेटिव फोर्स की इक्वेशन, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड का वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। नोट कर लो जरा यहां तक की पूरी कहानी। चलो और आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना जल्दी से यहां से। अब देखो आगे क्या है, नोट लगा के एक टर्म समझा देता हूं आपको। नोट लगा के क्या, और भी न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी, और न्यूमेरिकल बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे यहाँ पे। यही वाले पार्ट के बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं और किए भी जा सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल करवा देंगे आप लोगों को, टेंशन ना ले, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो पहले नोट लगा के मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है, अच्छा पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं और। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स, फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स if potential energy is given by, potential energy given by। ठीक है, पहला फर्स्ट, अगर आपको u दे दिया जाए 3s², ठीक है। सेकंड, अगर आपको u दे दिया जाए 7x³। थर्ड, अगर आपको u दे दिया जाए x, अच्छा सब कुछ जुल्म होगा ना, x y प्लस z³। इसमें सिंपल फर्स्ट पैटर्न लगा लेना है, सेकंड पैटर्न इसमें वो पार्शियल वाला लगाना पड़ेगा। फोर्थ, अगर आपको u दे दिया जाए x y z। फिफ्थ, अगर u दे दिया जाए आपको, u दे दिया जाए क्या x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, तो ट्राई करिएगा जरा, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को घर से सोल्व करने हैं। ठीक है ना, ट्राई कर सकते हो ना, इजी है, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को घर से सोल्व कर लेने हैं। ठीक है बच्चे, तो ये तो सारे 5 क्वेश्चन हो गए, ये आप घर से सोल्व कर ही लोगे। अब इसके बाद जो है यहां से ये सारे क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके आना, इसका सॉल्यूशन मैं कल आपको समझाता हूं। ठीक है, तो अभी अपन छोड़ देते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे सारी कहानी, और नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे। और मेरा मानना है अगर ये क्वेश्चन करोगे ना आप एक बार, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, 3 4 5 का आपका अच्छा प्रैक्टिस होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ठीक है बच्चे, तो आज वाला लेक्चर थोड़ा हटके है अभी तक। ठीक है ना, थोड़ा मतलब नई नई चीजें आ रही है यहाँ पे। देखो 9 10 में क्या था, आपने वेलोसिटी तो खूब पढ़ा था, वेलोसिटी स्पीड फोर्स वर्क तक भी आप पहुंच गए थे, बट इतना डेप्थ में नहीं पहुंचे थे। आपको 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव इतनी कहानी, पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे आपको एमजीएच आता था बस, और कुछ नहीं पता था। ठीक है बच्चे, तो आज वाला लेक्चर मैं यही क्लोज कर रहा हूँ। ये 5 क्वेश्चंस आप लोग एक बार ट्राई करना, 5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर इसी के आगे की कहानी समझेंगे। ठीक है ना, और अभी आगे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं बच्चों। थैंक यू।